हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक होनहार बेटे की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बेटा जो अपने माता पिता के सपने पूरे करने जा रहा था। एक बेटा जो पढ़ाई में हमेशा अव्वल था, दिखने में खूबसूरत था। एक बेटा जो हमेशा से टॉपर था, पर हालातों ने उसे इस मोड़ पर लाकर खड़ा किया था कि वो चाहकर भी पीछे मुड़ नहीं सकता था। इस कहानी का नाम है यूनिवर्सिटी टॉपर से HIV तक का सफ़र। ये उन दिनों की बात है जब हाल ही में मैं मेडिकल से नर्सिंग की ट्रेनिंग लेकर नौकरी के लिए पुनः रवाना हुई। मन में कई सारी इच्छाएं थी, एक नया जज्बा था, बहुत कुछ करने की ललक थी। ट्रेनिंग के 10 दिन बाद ही मुझे पुणे के एक फेमस प्राइवेट हॉस्पिटल में नौकरी मिली थी। मैं बहुत खुश थी। हमें ट्रेनिंग में शपथ विधि के दौरान शपथ दिलाई जाती है कि हम सारी सेवा मरीज के हित में देंगे, उसके हेल्थ के हित में देंगे। ट्रेन में बैठे हुए दिमाग में शपथ विधि का वो दौर चल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कल ही तो मैं ट्रेनिंग करने गई थी और आज ख़त्म भी हो गई। अगले दिन मैं पुणे में दिए गए एड्रेस पर पहुंची। हॉस्पिटल के नर्सिंग हॉस्टल में बैग रखा और मैं हॉस्पिटल में आ गई। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ने ज्वाइनिंग प्रोसेस पूरी करके मुझे हॉस्पिटल के फर्स्ट फ्लोर पर ड्यूटी ज्वाइन करने को कहा। ये एक फुल्ली प्राइवेट हॉस्पिटल था। यहाँ ज़्यादातर अमीर लोग भर्ती रहते थे। कई लोग यहाँ महीनों महीने तक भर्ती रहते थे। यहाँ कुल एक फ्लोर पर 25 कमरे थे, जिसमें से हर स्टाफ को 5 कमरों के पेशेंट को केयर देनी पड़ती थी। ऑन ड्यूटी स्टाफ ने मुझे 100 से 105 तक का ओवर देना शुरू किया। शुरू के 2 रूम में पेशेंट नहीं थे। 103 में एक आंटी भर्ती थी, 104 में एक अंकल भर्ती थे। उसके बाद हम रूम नंबर 105 में गए। अंदर एंट्री करते ही ऐसा लगा जैसे मैं कोई लाइब्रेरी में एंट्री कर रही हूँ। बेड के चारों तरफ केवल बुक्स ही बुक्स थी। उन बुक्स के बीच में एक 23-24 साल का दुबला पतला लड़का लेटा हुआ था। शरीर से वो वीक लग रहा था। वो कोई किताब पढ़ रहा था। मैंने और लेते हुए कहा, आप ठीक हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया। साथ वाली स्टाफ ने केस पेपर दिखाते हुए कहा, ये अनुराग है, ये पिछले 3 महीनों से यहाँ भर्ती है। मैंने कहा, इतने दिनों से? ऐसा क्या हुआ? साथ वाली स्टाफ ने कुछ नहीं कहा, पर केस फाइल दिखाते हुए एक कोड दिखाया और कहा, यहाँ तुम्हें यूनिवर्सल प्रिकॉशन लेनी है। मैंने कहा, ओके। हमारे हॉस्पिटल में कुछ बीमारियों के डायग्नोसिस फाइल पर नहीं लिखे जाते थे, उनके कुछ कोड होते थे। मैं समझ गई थी। मैं डिटेल्स में और लेकर उस रूम में बाहर आ गई और स्टाफ काउंटर का अपना रूटीन वर्क समझने लगी। साथ ही साथ मैं सोचने लगी कि इतने कम उम्र में इतनी बड़ी बीमारी कैसे हुई होगी। खैर, मैं अपने काम में व्यस्त हो गई। शाम को जब मैं मेडिसिन लेकर रूम नंबर 105 में गई, तब भी वो पेशेंट पढ़ ही रहा था। मैंने दवाई देते हुए कहा, शाम की दवाई लेकर थोड़ा रेस्ट करो। हेल्थ में अगर इम्प्रूवमेंट करनी है तो रेस्ट भी ज़रूरी है। ये दवाई लेकर आराम करो। उसने कहा, मैं ले लूँगा सिस्टर, आप दवाई रख दो। मैंने कहा, नहीं, दवाई अभी लेनी है। वो मेरी तरफ गुस्से से देखने लगा। उसने हाथ से दवाई लेकर तुरंत खा ली। मैं कमरे के बाहर आई और अपना रूटीन वर्क समझने लगी। थोड़ी देर बाद काउंटर का सारा काम खत्म हो गया। अब कोई भी काम पेंडिंग नहीं था। अब मैंने अनुराग की केस फाइल हाथ में ली और उसे पढ़ने लगी। वो पिछले 3 महीनों से हॉस्पिटल में भर्ती था, बहुत ही साधारण लक्षणों के साथ। दिन ब दिन उसकी हालत ठीक महसूस नहीं हो रही थी। थोड़ी देर बाद मेरी ड्यूटी ऑफ होने का टाइम हुआ। मेरा पहला ड्यूटी का दिन टोटली ओवर लेने में गया था। मैं मन में बहुत खुश थी। एक नामी बड़े हॉस्पिटल में मुझे नौकरी मिली थी। आज की ड्यूटी करके मैं हॉस्टल चली गई। अगले दिन फिर मुझे मॉर्निंग ड्यूटी में आना था। अगले दिन मॉर्निंग में यूनिफॉर्म चेंज करके फ्लोर पर ड्यूटी करने आई तो नाइट ड्यूटी स्टाफ ने और देते हुए कहा कि 2 पेशेंट आज डिस्चार्ज है और 105 के ट्रीटमेंट में कोई बदलाव नहीं है। मैंने कहा, ओके। दोपहर 12 बजे तक दोनों पेशेंट के डिस्चार्ज से रिलेटेड सारा काम हो चुका था। मैं अब थोड़ी रिलैक्स थी। मैंने अब अनुराग की केस फाइल उठाई और उसे ध्यान से पढ़ने लगी। अनुराग 3 महीनों से हॉस्पिटल में भर्ती था, कुछ साधारण लक्षणों के साथ। अभी भी शरीर में वीकनेस थी और डायरिया चल ही रहा था। इम्यूनिटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। पेशेंट अब सपोर्टिव ट्रीटमेंट पर चल रहा था। खैर, अब फ्लोर पर एक ही पेशेंट था तो मेरे पास फ्री टाइम था। आफ्टरनून की मेडिसिन देने के लिए मैं रूम नॉक करके रूम नंबर 105 में गई। अनुराग बेड पर लेटा हुआ था। उसकी मम्मी शायद घर गई थी। मैंने कहा, अनुराग, आपने खाना खा लिया? उसने कहा, हाँ। मैंने कहा, गुड। अभी आप दोपहर की मेडिसिन ले लो। उसने कहा, आप मेडिसिन रख दो सिस्टर, मैं ले लूँगा। मैंने कहा, नहीं, आप मेरे सामने मेडिसिन ले लो, फिर मैं रूम से चली जाऊँगी। मुझे मन में लग रहा था कि वो मेडिसिन ठीक से ले नहीं रहा है, इसलिए शायद वो रिकवर नहीं हो रहा। उसने थोड़ी ही देर में मेडिसिन ले ली। मैंने कहा, आपके पास मम्मी के अलावा कोई रहता नहीं है क्या? उसने कहा, मम्मी रुकती है, पर अब वो कुछ काम से घर चली गई। मैंने कहा, आप काफ़ी दिनों से यहाँ भर्ती हो? उसने कहा, हाँ।
मैंने कहा कुछ इम्प्रूवमेंट लग रही है। उसने कहा अब इम्प्रूवमेंट हो या ना हो क्या फ़र्क पड़ता है, जाना तो है ही। इतने में दरवाज़ा खटकाने की आवाज़ आई। दरवाज़ा खोला तो सामने एक महिला खड़ी थी, शायद वह अनुराग की माँ थी। उसने अंदर आते ही मेरी तरफ देखकर हल्की सी स्माइल दी। मैंने अनुराग से पूछा, मम्मी है क्या? उसने कहा हाँ। मैंने कहा ठीक है, अब मेडिसिन ले ली है तो रेस्ट करो, और मैं उस रूम से निकलकर अपने स्टाफ काउंटर पर आ गई। मैं बहुत देर तक मन ही मन में सोच रही थी कि इस बेचारे लड़के को इतनी भयानक सी बीमारी कैसे हुई होगी। मेरे मन में उथल पुथल मच गई। हम अपने दिल को मजबूत बनाकर हॉस्पिटल में काम करते हैं, पर इंसान का दिल हम में भी धड़कता है। अगले दिन मैं इवनिंग ड्यूटी पर गई तो मॉर्निंग स्टाफ ने मुझे फ्लोर का ओवर दिया। आज भी फ्लोर पर एक ही पेशेंट था। मैंने ओवर लिया और अपना काम करने लगी। शाम की चाय और स्नैक्स का टाइम हुआ तो मैंने 105 में जाकर अनुराग से पूछा, आपने इवनिंग स्नैक्स ले लिया? उसने कहा हाँ। अनुराग आज अच्छे मूड में लग रहा था और थोड़ा फ्रेश भी। मेरे पास आज कुछ खास काम नहीं था, सो मैं उससे बातें करने लगी। कुछ फाइल वर्क करते करते मैंने पूछा, आप क्या पढ़ाई कर रहे हो? उसने कहा, मैंने MBA कंप्लीट की है और पुणे के बहुत बड़े इंस्टीट्यूट का नाम लिया। मैंने कहा, आप तो बहुत पढ़ाई करते हो। उसने कहा हाँ, मुझे पढ़ाई करना पसंद है। मैं पढ़ाई के बिना रह नहीं सकता और पढ़ाई मेरे बिना। अच्छा, तब तो आप यूनिवर्सिटी के टॉपर होंगे। उसने कहा हाँ, मैं एक टॉपर हूँ, एक गोल्ड मेडलिस्ट। मैंने सरप्राइज होते हुए कहा, गोल्ड मेडलिस्ट? फिर मैंने उससे उसके बारे में पूछने की थोड़ी हिम्मत जुटाई और पूछ ही लिया, फिर आपके साथ ये सब कैसे हुआ? थोड़ी चुप्पी के बाद वो बोल पड़ा, दरअसल हम जैसा चाहते हैं वैसा हमारे साथ कभी नहीं होता, और जैसा हम नहीं सोचते वैसा ही होता है। मैंने पूछा मतलब? उसने कहा, एक टाइम था जब मेरे आगे पीछे मेरे दोस्त रहते थे, और अब मैं 3 महीने से यहाँ भर्ती हूँ, कोई भी मिलने तक नहीं आया। बस मेरी माँ है जो अब तक मेरे साथ है। पापा ने मेरी बीमारी की बात सुनकर सदमे से दम तोड़ दिया, जिन्होंने मेरे परवरिश में कभी कोई कमी नहीं रखी। उनको मुझसे काफ़ी सारी अपेक्षाएं थी, क्यों ना हो, मैं उनका एकलौता बेटा जो हूँ। हमेशा से मैं क्लास में फर्स्ट आता था। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो पापा ने मुझे पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो बेटे? मुझे पता था कि वो बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते थे, और पापा चाहते थे कि मैं उनका बिजनेस आगे बढ़ाऊँ। पापा को मैंने कहा, पापा मैं MBA करना चाहता हूँ। पापा बहुत खुश हुए, और कुछ दिनों बाद मैंने पुणे के एक नामी इंस्टीट्यूट में प्रवेश लिया। शुरुआत में ही मैंने पढ़ाई में अच्छी पकड़ जमा ली थी और मुझे पढ़ना अच्छा लगता था। आखिर मेहनत रंग लाई और मुझे गोल्ड मेडल मिला। सारे दोस्त मुझे घेरे रहते थे, मेरे आगे पीछे अनुराग अनुराग कहते हुए बुलाते रहते थे। मैं उन्हीं में से मुग्धा नाम की एक लड़की भी थी। मुग्धा एक छोटे शहर से आई हुई लड़की थी। उसके भी बहुत सारे सपने थे। वो भी अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहती थी। आज ना तो मुग्धा है, ना कोई दोस्त जिसके साथ मैं अपने दिल की बात कर सकता हूँ। मैंने उसे बीच में रोकते हुए कहा, ऐसा क्या हुआ था कि तुम्हें इतनी बड़ी बीमारी को सहना पड़ा? थोड़ी देर बाद कुछ सोच कर उसने बोलना शुरू किया। उसने कहा, मैं और मुग्धा हम दोनों यूनिवर्सिटी की जान थे। हम दोनों ही पढ़ाई में सबसे आगे थे। पढ़ाई को लेकर एक खास जिज्ञासा थी। हम साथ साथ पढ़ाई करते थे, हर जगह साथ साथ जाते। मुग्धा एक छोटे से शहर से आई हुई साधारण सी लड़की थी। पढ़ाई में तेज थी, उसको अपने माँ बाप के सपने पूरे करने थे। हम दोनों में काफ़ी सारी समानताएं थी। साथ साथ रहते रहते हमें एक दूसरे से न जाने कब प्यार हो। एक दिन अचानक कॉलेज के लिए आते समय बीच में किसी की गाड़ी से मुग्धा का एक्सीडेंट हो गया। उसकी मौत के कारण मैं बुरी तरह टूट गया था। मेरे लिए वो बहुत बड़ा सदमा था। मैं अपने आप को भी पहचानना भूल गया था। न खाने का होश था, न कुछ पीने का। बस एक जिंदा लाश की तरह मैं हॉस्टल में कमरे में पड़ा रहता। कई दोस्त सिंपैथी जताते तो कोई मजनू कहकर चिढ़ाते। एक दिन मैं हॉस्टल के कमरे में पड़ा था। कॉलेज के 2-3 दोस्त आए और उन्होंने कहा, चल अनुराग, अब बहुत हो गया, अपना मूड ठीक कर, चल तू अब हमारे साथ बाहर चल। और वो मुझे ज़बरदस्ती बाहर ले गए। रास्ते में वो एक पुराने घर की तरह दिखने वाली हवेली में रुके, और उन्होंने जेब से कुछ सिरिंज और कुछ इंजेक्शन टाइप कुछ निकाला, और सिरिंज में वो दवा भरकर एक ही सिरिंज से एक दूसरे को इंजेक्शन लगाने लगे। मेरे नाना कहने पर भी उन्होंने मुझे भी इंजेक्शन लगा दिया। अब मुझे कोई होश नहीं था, न कोई दुख महसूस हो रहा था। अब मुझे गहरी नींद आ रही थी। एक तरीके से अच्छा ही लग रहा था। न कोई गम महसूस हो रहा था, न कोई दुख। अब वो जब भी हॉस्टल आते मुझे साथ ले जाते और इंजेक्शन लगाते। कई दिन तक यही सिलसिला चल रहा था। मुझे बाद में पता लगा कि एक सब तो ड्रग्स ले रहे थे। एक दिन अचानक बुखार और डायरिया हुआ। दवाई लेने के बाद भी कोई सुधार नहीं था और मुझे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। उन सब का क्या हुआ मुझे पता नहीं। उनमें से कोई भी मुझे मिलने नहीं आया। डॉक्टर ने ट्रीटमेंट स्टार्ट की, साथ में कुछ जांच करने को कहा। मेरे माता पिता को सूचित कर दिया गया। मेरे माता पिता आए
घबराए हुए हॉस्पिटल पहुंचे। अब भी मेरा बुखार और दस्त नियंत्रण में नहीं था। शाम को रिपोर्ट आया। डॉक्टर ने मेरे माता पिता को बुलाकर बताया कि मैं HIV पॉजिटिव हूँ। मेरे माता पिता दोनों ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। मैंने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कुछ नहीं बताया। डॉक्टर को पूछा तो उन्होंने न चाहते हुए भी मुझे बताया कि मैं HIV ग्रस्त हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा क्या किसी सेक्स वर्कर के साथ सेक्स किया था? मैंने कहा नहीं। फिर ये सब कैसे हुआ? मैंने अपने दोस्तों के साथ जो दिन गुजारे थे उसके बारे में बताया। डॉक्टर ने जो कहा वो सुनकर मैं वही जिंदा मर गया था। मेरे लिए अब सब खत्म हो चुका था। मेरे चाहने से भी अब कुछ नहीं हो सकता था। मैं अपने माता पिता के बारे में सोचने लगा कि इन सब में उनकी क्या गलती है, जिन्होंने मुझे पैदा किया, मेरी सारी जिद पूरी की, अपने से ज़्यादा मुझे चाहा। मैं अब उनको देखकर ज़्यादा दुखी था। हॉस्पिटल में होने के कारण मैं खुदकुशी भी नहीं कर पा रहा हूँ। इतना कहकर अनुराग बहुत ज़ोरों से रोने लगा। उसकी मम्मी अब दरवाजे पर खड़ी थी। मैंने कहा मेडिसिन ले लेना, टेक केयर बोलकर मैं स्टाफ काउंटर पर आ गई। सोचने लगी कि हर एक विद्यार्थी अपने भविष्य के बारे में सोचता है, उसे आगे क्या करना है उसके सपने देखता है और उसके लिए वो जी जान से मेहनत करता है। पर अचानक ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आता है तो सारे सपने, रिश्ते यही छूट जाते। हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। हम उन लम्हों के पहले जैसे नहीं बना सकते। अगले दिन फिर मैं हॉस्पिटल आई। कुछ नए पेशेंट्स आ रहे थे, कुछ पेशेंट डिस्चार्ज हो रहे थे। कभी कभी मैं अनुराग के कमरे में जाती तो हमेशा पढ़ता हुआ दिखता। मैं अपना रूटीन वर्क करती रहती। पेशेंट्स केयर, क्लॉथिंग, मेडिसिन, डाइट चार्ट मेंटेन करना रोज़ का रूटीन चल रहा था। अब मुझे 1 महीना कंप्लीट हो चुका था। अनुराग अब भी हॉस्पिटल में भर्ती था। एक दिन मैं अनुराग के कमरे में गई तो वो एक किताब पढ़ रहा था जिसका टाइटल था उम्मीदों से भरे सपने। मैं मेडिसिन लेकर बाहर आ गई और अपनी ड्यूटी करके हॉस्पिटल चली गई। ऐसा ही रूटीन चल रहा था। कुछ दिनों बाद अनुराग ने खाना पीना बंद कर दिया था। डॉक्टर उसे डांटने लगे थे। डॉक्टर से वो मान नहीं रहा था। थोड़ा बहुत खाने लगा था, पर अब उसका मन कहीं और था। देखने से ही लगता था कि वो अब जीना नहीं चाहता था। एक दिन मेरा वीकली ऑफ था। मैं कहीं बाहर से खरीदे के लिए जा रही थी। रास्ते में मैं बस स्टॉप पर बस का इंतज़ार कर रही थी। बस को आने में अभी देर थी। साइड में एक बुक स्टॉल था, वहाँ मैं समय बिताने लगी। कुछ बुक्स देखते देखते मेरी नज़र एक बुक्स पर पड़ी जिसका नाम उम्मीदों से भरे सपने था। मेरे दिमाग में अनुराग के हाथ में देखी गई वो किताब की तस्वीर झलकने लगी कि ये तो वही बुक है जो अनुराग पढ़ रहा था। मैंने सोचा बुक अच्छी होगी, इसलिए मैंने भी वो किताब खरीद ली। अब मैं बस में बैठ गई। मार्केट का रास्ता थोड़ा दूरी पर था तो मैंने वो किताब पढ़ना शुरू किया। किताब का पहला पेज खोलते ही सामने लेखक का नाम अनुराग दीक्षित लिखा हुआ था। सोचने लगी मतलब ये किताब अनुराग ने लिखी है। अब मुझे उस बुक के बारे में ज़्यादा जिज्ञासा बढ़ गई और मैं जल्द से जल्द वो किताब पढ़ना चाहती थी। उस बुक में अनुराग ने अपने सपनों के बारे में, अपने मम्मी पापा के सपनों के बारे में, कुछ मुग्धा के सपनों के बारे में बड़े गहराई से लिखा है। पर उस किताब का अंत मेरी समझ में नहीं आ रहा था। अगले दिन मॉर्निंग में ड्यूटी के लिए मैं हॉस्पिटल पहुंची। मन में सोच रही थी कि हॉस्पिटल में पहुंचकर सबसे पहले मैं उस किताब के बारे में अनुराग से पूछूंगी कि किताब के अंत में उसने ऐसा क्यों लिखा है। मैं यूनिफॉर्म चेंज करके फ्लोर पर पहुंची और लेने के लिए, पर स्टाफ काउंटर पर कोई स्टाफ नहीं दिख रहा था। मैं स्टाफ को ढूंढते हुए 105 रूम की तरफ आई तो हमारे बड़े डॉक्टर अनुराग के मम्मी को तसल्ली दे रहे थे। अनुराग की माँ रो रो कर बुरा हाल था। मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। मैं बड़ी हड़बड़ी से अंदर गई। सामने अनुराग की डेड बॉडी पड़ी थी। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो गया। ऐसा क्या हुआ होगा कि आज ही के दिन अनुराग इस दुनिया से। अनुराग की माँ बता रही थी कि आज अनुराग बहुत सुबह नींद से जगा ही नहीं। सुबह जब मैं अनुराग को बेडशीट ओढ़ने गई तो अनुराग की सांसें नहीं चल रही थी। मैं घबरा गई थी। मैंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने चेक किया और अनुराग को मृत घोषित किया। और इस तरह आज एक यूनिवर्सिटी टॉपर का अंत हो चुका था। मैं अपने आंसुओं का अंदर ही अंदर पीकर कमरे के बाहर आ गई और अनुराग की माँ के बारे में सोचने लगी, जिस माँ ने अपने जी जान से प्यारे होनहार बेटे को खो दिया था, जिसके सहारे उनका बुढ़ापा कटता, पर अब वो उनका सहारा उन्होंने खो दिया था। मैं आज मन से बहुत दुखी थी। और फिर उस किताब का आखिरी पन्ना मेरी नज़रों के सामने आया कि अनुराग को कैसे पता था कि उसकी मौत 23 जनवरी को ही होने वाली है। शायद उसे आज किसी भी हालत में मुग्धा के पास जाना था, क्योंकि इसी दिन मुग्धा इस दुनिया से जा चुकी थी। अनुराग ने उस किताब में 23 जनवरी को इस दुनिया से जाने की इच्छा प्रकट की थी और आज 23 जनवरी को वो चला गया। आज एक सपनों के राइटर का अंत हो चुका था। वो अब ब्रह्मांड में विलीन हो चुका था। मैं मन ही मन में कह रही थी, जहाँ कहीं भी रहो अनुराग, सपने देखना मत छोड़ना।
क्योंकि सपने हमें जीने की राह देते, पंख फैलाने की शक्ति देते, आसमान को छूने का बल देते, उम्मीद से भरे सपने नए सपने को सजोने की एक ताकत देते हैं। Thank you very much. If you like my channel, please like and subscribe. Thank you so much.